सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया, मैं हूं लीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब, सदीक साजिद साहब और शहबाज साहब। आज के इस प्रोग्राम में हम डिफरेंट स्टोरीज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे, लेकिन आगाज़ में ये करूँगी कि अभी भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो हक़ और सच की बात करते हैं, और मैं बात कर रही हूँ नूर आलम साहब की। अब उनकी आवाज़ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म तक जाती है या नहीं जाती, ये तो बहुत बात की बात है, लेकिन बात उन्होंने आवाम की है। बाकी वो पोलिटिकल स्टोरीज शामिल होंगी। जी समी साहब। बहुत शुक्रिया अलीना आपका। बिल्कुल, जो पार्लिमानी पार्टी है तहरीक इंसाफ की, उसकी अंदरूनी कहानी हम बयान करेंगे, और जो फिर मरीम नवाज साहबा ने आज अजमत सईद साहब को जिस तरह थ्रेट किया है, जिस तरह उनको धमकियां दी हैं कि आपकी वीडियोस लीक करेंगे और पता नहीं क्या कुछ लीक करेंगे, बहुत ही एक बिलो द बेल्ट मैं कहूँगा जो उन्होंने आज गुफ्तगू की है। ज़ेब नहीं देती थी, क्योंकि दिखाएँगे हम फुटेजेस और सारी पता चल जाएगा लोगों को भी कि माजी क्या था और किस तरह वो ट्विस्ट स्पिन दे रही हैं उसको। और फिर इसके साथ सदीक साजिद साहब के पास एक स्टोरी है ऐवान सदर की, क्योंकि काम तो है नहीं कोई सदर साहब को, अलवी साहब को करने का, तो बस वो जिस तरह कोई आदमी वेला बैठा हो घर में तो कभी सोफ़े उठा के इधर रख देता है, टेबल उठा के इधर रख देता है और समझता है मैं बड़ा मसरूफ़ हूँ। तो उन्होंने बजाय ये काम करने के वहाँ पर जो मुलाजमीन है ना, उनके गले पर छुरी चलानी शुरू कर दी है। भाई अपने एक्सपेंसेस कम करें, अपने खाबे कम करें, गरीब लोगों पर छुरी चला दी। वो पूरी तफसील इनके पास है, लेकिन सबसे पहले ज़िक्र नूर आलम खान, पीटीआई के रुकन केपीके से। पीटीआई के जो नज़रियात थे, हमारी जब भी उनसे बात हुई है कभी भी किसी महफ़िल में, तो इंतहाई दुख भरे लहजे में वो ये बात करते हैं कि जो उम्मीदें हैं आवाम की वो पीटीआई से, इमरान खान साहब से, वो पूरी अगर नहीं हुई तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा। और आज उन्होंने जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था उसमें जो बात कही, वो जो वर्कर्स, जो वो पार्टी तहरीक इंसाफ जो अब इमरान खान साहब से बहुत दूर हो चुकी है, उसकी आवाज़ थी। और अगर आप गौर से उनकी बातों को सुने जिसका हम जिक्र करेंगे, तो उसमें फ़ायदा पीटीआई का और इमरान खान साहब का ही। उन्होंने कोई तनकीद नहीं की, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ये जो टेक्नोक्रेट्स हैं, खान साहब से कहा ये जो टेक्नोक्रेट्स हैं ये आते हैं ये चले जाते हैं, और जवाब दे आप होंगे, हम होंगे जब इलेक्शन में लोगों के सामने जाएंगे। हफीज़ शेख साहब का भी उन्होंने जिक्र किया इस हवाले से कि ये 2008 में भी ऐसी बातें करते थे, पीपल्स पार्टी में थे, मैं भी पीपल्स पार्टी में था। नूर आलम खान साहब ने कहा क्या हुआ, पार्टी हार गई वो इलेक्शन। तो आवाम के जो मसाइल हैं इस वक्त ग्राउंड पर क्या सूरत हाल है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत परेशान हैं, और वो खान साहब की तरफ देख रहे हैं। इलेक्शन जब होगा अगला तो उनके सवालात भी खान साहब से होंगे। तो इसलिए आप इन टेक्नोक्रेट्स की बात ना करें, आप आवाम की भलाई की बात सोचें। सच्ची बातें थी, कड़वी लगी होंगी बहुत सारे, क्योंकि वो जो टेक्नोक्रेट्स हैं और बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो खान साहब के इर्द गिर्द जिन्होंने अपना हल्का बहुत मजबूत किया हुआ है, मुंह उनके लाल हो गए होंगे टमाटर की तरह, जैसे नवाज शरीफ का मुंह लाल होता है गर्मी में। लेकिन बहरहाल नूर आलम खान साहब बिल्कुल नहीं रुके और उन्होंने वो सारी गुफ्तगू की। अब शहबाज साहब क्योंकि पीटीआई के हैं, यानी कवर करते हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं हमारे, और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के इनसाइड भी जानते हैं। गौहर अयूब खान ने भी बड़ी बात की, नजीब हारून ने भी बड़ी बातें की, और आज की जो मीटिंग है अब उसकी बाकी जो रोयदात है वो सुनते हैं शहबाज से। जी शहबाज। जी बहुत शुक्रिया समी साहब। इसमें एक चीज़ मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है कि नूर आलम खान जो कि जब पीपल्स पार्टी में थे तो 2008 में वो सबसे अमीर पार्लियामेंटेरियन थे, लेकिन उसके बावजूद आज जो बातें उन्होंने की या इससे कबल भी तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी के इजलासों में हमेशा वज़ीर-ए-आज़म की तवज्जो मबजूल करवाना चाहते रहे, उनके जो अनइलेक्टेड लोग हैं उनसे हटाकर इलेक्टेड लोगों जिन्होंने जवाब देना है। आज भी उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये कहा, मुखातिब करके, वज़ीर-ए-आज़म साहब आटा दाल चीनी नहीं मिल रही, आवाम बहुत परेशान है, तहरीक इंसाफ के कारकुनान आपकी तरफ देख रहे हैं, आप ये टेक्नोक्रेट, और जो आपने अभी जिक्र किया कि जब 2008 में वो पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली थे तो उस वक्त अब्दुल हफीज़ शेख वज़ीर ख़जाना थे। उन्होंने कहा 10 साल पहले भी ये वही बातें करते जो आज कर रहे हैं, इन बातों से आप निकलें और प्लीज़ कौम के लिए कुछ करें। तो नूर आलम खान की जो बातें थी वो इमरान खान के लिए थी, वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान की आवाज़ थी, और एक आम आदमी की आवाज़ थी कि जो आम आदमी का मसला है दाल चीनी रोटी उसको सस्ता करें।
और इसमें एक और बड़ी अच्छी बात हुई, परसों हमने प्रोग्राम भी किया था जिसमें आपने जहांगीर तरीन साहब का जिक्र किया था। जहांगीर तरीन साहब के हवाले से आज राजा रियाज ने आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब, अगर आपको पंजाब में सेनेटर्स बनाने हैं तो जो पार्लिमानी बोर्ड है उसका चेयरमैन जहांगीर तरीन को बनाए। यानी कि कहने का मकसद ये था कि जहांगीर तरीन को इन्वॉल्व करें सेनेट के इलेक्शन में, अगर आपने ये जीतने हैं तो उस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि हम देख रहे हैं कि किस तरह हमने इस तमाम तरह मामलात को लेकर चलता है। नजीब हारून ने भी एक अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, वज़ीर आज़म साहब आपको बताया कुछ जा रहा है और होता कुछ रहा है। उन्होंने कहा कि 2023 तक भी K4 और नालों की सफाई जो है मुमकिन नहीं है, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि आप तो हमें अंधेरे में लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म साहब मैं आपको ठीक कह रहा हूँ, ये होगा बिल्कुल यही। जिस पर वज़ीर आज़म ने यह कहा था कि सिंध हुकूमत हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, लेकिन वो ताउन करे ना करे हम इस पे जो है वो काम करेंगे। दूसरी, उमर अयूब से मुतालिक कुछ अरकान असम्बली ने जो है वो शिकायत की कि हम उमर अयूब के पास जाते हैं तो ये उमर अयूब साहब हमें चाय पानी पे टरखा जाते हैं, हमारे जो बिजली के मसाइल हैं, हल्के के मसाइल हैं, गैस कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन नहीं लग रहे, वो मसले हल नहीं कर रहे। देखो तो उसके बाद उमर अयूब साहब ने एक अजीब दलील दी। उन्होंने कहा जी मेरे पास एक MNA आता है एक ज़िले का मसला लेके और दूसरा MNA उसको डिनाई कर देता, तो ये मेरे लिए बड़े इशूज़ हैं। तो उस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि आप तमाम MNAs के मसाइल सुने और उनके जो मसाइल हैं वो हल करें। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आज के इजलास में हुई, जो आफ्ताब सिद्दीकी जो कि रुकने कौमी असम्बली कराची से, उन्होंने कहा कि जो 3 अस्पताल वफाक को कराची में मिल रहे हैं, सिंध हुकूमत उनका बेड़ा गर्क करने जा रही है, वहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर उठा के दूसरे अस्पतालों में मुंतकिल कर रहे हैं। तो वज़ीर आज़म साहब इस मामले का आप नोटिस लें। तो डॉक्टर फैसल सुल्तान जो कि मुआविन खसूसी, उनको वज़ीर आज़म ने कहा कि आप ये देखें, क्योंकि ये तीनों अस्पताल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस में हम वफाक को मिलेंगे। तो उस पर डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि जल्द हमें ये मिलने वाले हैं, इसके लिए हम एक कमेटी बना रहे हैं, जो रुकने असम्बली इस कमेटी का हिस्सा बनना चाहे वो बन सकता है। तो उसके अलावा नूर आलम ने एक बड़ा मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म साहब जो वज़रा हैं उनका आप एहतसाब करें, जब तक इनका एहतसाब नहीं होगा उस वक्त तक मामलात जो हैं वो ठीक नहीं होंगे। तो उसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने भी आज एक ब्रॉडशीट के मामले पे खिताब किया। PDM को वज़ीर आज़म ने आज फिर एक बार फिर आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि ये जलसों से नाकाम हो चुकी हैं और अब ये इनके पल्ले कुछ भी नहीं रहा, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, आप जो है वो परेशान ना हो। लेकिन आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ये हैं कि जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ के जो लोगों की आवाज़ है वो बताई और सिलेक्टेड इलेक्टेड यानी कि जो इलेक्टेड लोग हैं ये बताया है कि जवाब तो उन्हें देना पड़ता है हल्कों में। वज़ीर आज़म साहब आप इस मामले का नोटिस लें। तो बहरहाल वज़ीर आज़म ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि मैं तमाम तर मामलात खुद देखूंगा और कोशिश करेंगे कि हर सेशन से पहले पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो होता रहे। ठीक, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो इजलास था उसमें खासी गर्मा गर्मी हुई होगी, क्योंकि इजलास के बाहर भी गर्मा गर्मी हुई और वो हुई शहबाज गिल साहब और जनाब वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली के बीच में। अब हम तफसीलात तो सदीक साजिद साहब भी वहीं पर थे और शहबाज साहब भी वहीं पर थे, इनसे हम ले लेते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं। साजिद साहब आप बताएंगे क्या हुआ, कैसे वाक़या? ये पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी था और दौरान अच्छा एक सेकंड रुकिए, पहले जो इंटरेक्शन हुई उसकी वीडियो है हमारे पास, वो हम चला देते हैं, फिर उसके बाद आपसे पूछ लेते हैं जो शहबाज साहब और शिबली फराज साहब के दरमियान जो इंटरेक्शन हुई। जी जनाब सदीक साजिद साहब ज़रा फरमाइए। शिबली फराज साहब ने शायद कोई पुराना हिसाब किताब बराबर किया है शहबाज गिल से। असल में जब पार्लिमानी पार्टी का इजलास था तो उसके बाद दौरान पार्लिमानी पार्टी ही उन्होंने अंदर से अपने स्टाफ को मैसेज दिया कि बाहर मीडिया को ये आगाह कर दे कि जैसे ये इजलास ख़त्म होगा तो मैं जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया एक डाइस बना वहाँ पे जाकर गुफ्तगू करूँगा ताकि इसके फैसलों से आगाह किया जा सके। अभी इजलास जारी था तो वो ज़रा पहले निकल आए शहबाज गिल। ज़ाहिर रिपोर्टर्स बाहर खड़े होते हैं, तो जब वो बाहर आए तो उनसे उन्होंने सवाल किया जी क्या आज के कोई फैसले हुए? तो उन्होंने कहा जी कर्ज़ों के हवाले से आज जो डिटेल है वो उसके हवाले से फ़ी शेख ने जो इकानमी की सूरत हाल है, कर्ज़ों की सूरत हाल है, इसके बारे में आगाह किया है। अभी वो गुफ्तगू कर ही रहे थे तो पीछे से शिबली फराज आ गए और काफ़ी वो जब उन्होंने देखा कि शहबाज गिल मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे हैं और अंदर ज़ाहिर है मोबाइल तो ले जाने की इजाज़त है, मोबाइल फुटेज बन रही थी, तो काफ़ी वो नाराज़। उन्होंने कहा जी आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ ये कोई कर्ज़ों की डिटेल थी वो मैं बता रहा हूँ। कहा ये आपका काम नहीं है, मेरा काम है, अगर आपने ये बात करनी है तो आप बाहर मेरे साथ आ जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो आप भी साथ खड़े हो जाएं। तो शहबाज गिल ने कहा कि शिबली साहब ये तो ऐसी तो कोई बात नहीं कि जिस पे आप जो है वो गुस्सा करें। फिर वो शहबाज गिल साहब एक तरफ कॉरिडोर में चले गए और ये शिबली फराज जो है वो चले गए नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। तो ये लेकिन दोनों का जो चेहरे के तासरात है जो गुफ्तगू हुई। लेकिन ये शहबाज ये
वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं शिबली फराज साहब, सीनियर आदमी हैं, शहबाज गिल साहब भी तर्जुमान हैं। अगर शहबाज गिल साहब बाहर आए हैं तो नेचुरली रिपोर्टर उनसे पूछेंगे, और अगर वो उनके जवाब दे रहे हैं तो इससे शिबली फराज साहब को तो कोई खफगी का इज़हार नहीं करना चाहिए था। उन्होंने, वो भी वज़ीर इत्तलात हैं, और बाज़ औक़ात एक इशू पर 4-4, 5-5 लोग भी बात कर लेते हैं। अगर उन्होंने इसको नापसंद भी किया था तो बजाय इसके कि वो कैमरास के सामने, सहाफ़ियों के सामने ये बात कहें, वो कमरे में, चैम्बर में ले जाके शहबाज साहब से ये बात कर सकते थे कि भाई ये मेरा प्रोगेटिव है। लेकिन ये आपने सुना वीडियो में कि मत करें और आपको नहीं करना चाहिए, और इस तरह की जो, इससे तो एक लगता है कि जैसे कोई इमेच्योरिटी है अभी भी, या पुराना फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही थी मुझे। क्या नजर आ रहा था? फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही थी मुझे किसी वजह। क्यों शहबाज, ये क्या है सारा? ये बड़ा फ्रस्ट्रेटेड लगता है, बड़ा कम मौका मिलता है। हाँ बिल्कुल समीर साहब, आपने दुरुस्त कहा, तरीकाकार दुरुस्त नहीं था। उसकी वजह ये और है कि इसमें देखें जो शिबली फराज हैं वो एक सीनियर आदमी है, वफाकी वजीर हैं, सूरत हाल उनको संभालनी चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता कि तर्जमान, अगर शहबाज गिल साहब तर्जमान है, वो बाहर निकलें, कुछ सहाफ़ी उनसे सवाल करें तो वो ये कहें कि अभी शिबली फराज साहब पीछे आ रहे हैं, वो जवाब देंगे। सर होता है, हर बंदा जवाब देता है, इसमें कौन सी ऐसी बात है? होता ऐसे ही है कि जब भी इस किस्म के इजलास होते हैं, पार्लिमानी पार्टी का हो या कोई और इजलास हो, तो उसके बाद जो भी वजीर निकलता है, सहाफ़ी की कोशिश होती है कि उससे खबर ली जाए। उससे हम शॉर्ट भी कर लेते हैं, अगर वो ऑफ द रिकॉर्ड बताना चाहे तो ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर लेते हैं। अब जिस तरह उन्होंने शिबली फराज साहब को जिस तरह का रवैया था, वहाँ पर 15 से 20 कम अज़ कम सहाफ़ी थे, उसके अलावा वज़ीर आज़म का स्टाफ मौजूद था, उसके अलावा कौमी असम्बली का स्टाफ मौजूद था। उनके सामने इस तरह का रवैया इख्तियार करना, और फिर शहबाज गिल साहब ने भी कहा कि जी आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा नहीं कर रहा मैं, ये मेरा मैंने मीडिया टॉक करनी है, आप आने बाहर करने। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कहा, उनको चैम्बर में उनको साथ लेके जाकर उनको समझाई जा सकती थी। शिबली फराज साहब भी बड़े मनंजा शख्सियत उनको हैं, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, और मैं आई रियली लाइक हिम, लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि पता होना चाहिए जो उनके पास एक सीट है ना, बड़ी खतरनाक किस्म की ये वजारत है, कभी होती है कभी नहीं होती है, तो ख्याल रखना चाहिए, ताल्लुकात बहाल होने चाहिए। फैसल जवेद, मुराद सईद, फिर ये शहबाज गिल, शहजाद अकबर, शिबली फराज, हर रोज़ तो 5-5 जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है। तो शिबली फराज को शायद वैसे भी कोई खौफ होगा। नहीं, खौफ मेरा ख्याल है नहीं होगा। देखिए मैं आपको, शिबली फराज एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। ये ना वो कहते जर्नलिस्टों के सामने शहबाज गिल साहब को कि आप ये मत करें, तो ये बहुत अच्छा होता है, इसलिए कि शहबाज गिल साहब को भी तो अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर नहीं किया है, और वो बड़ी मेहनत से अपना काम करते हैं। शिबली फराज साहब भी मेहनत से काम करते हैं। मैं मीडिया के सामने इस तरह का झगड़ा कि मैंने बात करनी है या तुमने बात करनी है, आई थिंक अगर ये ना होता तो बहुत अच्छा था। ये जैसे अभी कहा अलीना ने कि ये फ्रस्ट्रेशन का इजहार है, अब जाहिर अलीना को मौका मिल गया ना, तो मौका तो दिया ना किसी ने। और एक और चीज़ है, शहबाज गिल साहब ने बड़े अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया। 2 मिनट सिद्दीक साहब, और मेरे ख्याल में शहबाज गिल साहब ने बड़े अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया। आपके तो खामोशी से मुस्कुराते हुए निकल गए, हाँ जी मुझे पता है, मैंने मौका दिया, मैंने आपको मौका दिया। नहीं, आप तो शहबाज का कहीं नाम आए तो उसके बाद नहीं, शहबाज का नाम आए तो उसके बाद शरीफ ही निकलना आपके। बेसिकली ना पंजाब के वज़ीर आला रहे हैं, मेरा शहर लाहौर है, तो मेरे ज़हन में ये चीज़ ऐसी बात है। अच्छा जी, अब एक और कहानी जो है वो भी बड़ी ज़रूरी है, मरीम नवाज़ साहबा की। मरीम नवाज़ साहबा ने आज जो बात कही जनाब अज़मत सईद शेख साहब के हवाले से, बड़ा ही मुझे अफसोस हुआ। मैं अज़मत सईद साहब को मैं सुनता रहा हूँ, अदालत में देखता रहा हूँ, बहुत ही वोकल और बड़े ज़बरदस्त जज, कंप्रोमाइज़ नहीं किया उन्होंने किसी पे। तबीयत उनकी ख़राब थी, महीना वो छुट्टी पे भी रहे जब पनामा केस की वो हो रही थी, तो उस वक्त भी उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने कहा बाहर चले जाएं इलाज के लिए, इधर हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जब तक ये फ़ैसला पर मैं दस्तखत नहीं कर लूँगा किसी इलाज के लिए कहीं पे बाहर नहीं जाऊँगा। बड़ी हिम्मत से, बड़ी बहादुरी से उन्होंने ये सब कुछ किया और बड़ी इंटेग्रिटी के साथ किया, और जो भी फ़ैसला आया वो कोई गलत नहीं था। उनके हवाले से जो आज गुफ्तगू फरमाई है मरीम नवाज़ साहबा ने, पहले ज़रा वो सुन लेते। अब ये मरीम साहबा की गुफ्तगू बदनाम ज़माना JIT, यानी इस तरह के अलकाबात देने, वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो फ़ैसले थे। अब जब ये JIT बनाने का फ़ैसला आया था, जब पहला सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, तो प्राइम मिनिस्टर हाउस खुशी से फूले नहीं समा रहा था। जब यहाँ डल रही थी शहबाज शरीफ साहब पाजी, नवाज़ शरीफ साहब पाजी, इरफान सदीकी पाजी, जफ्फे, और बीच में ये आपको छोटी बच्ची मरीम नवाज़ की फ़ोटो भी नज़र आ जाएगी। ज़रा दिखा दें वो फुटेज, वो लड्डू खाते हुए, तस्वीर खाते हुए, अगर आपके पास है प्रोड्यूसर साहब।
ये अब आप देख रहे हैं, ये तो खैर वज़ीर-ए-आज़म हाउस की नहीं है, बाहर की है ये, जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, लेकिन कुछ तस्वीर जो थी अगर वो मिल जाए इनको, वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तस्वीर हैं जिसमें शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहबा, नवाज़ शरीफ साहब, ये सब एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं। और फिर यहीं पर बात नहीं थी, इसको इस फैसले को बड़ा अदलिया की फ़तह करार दिया गया था, क्योंकि 5 मेंबर बेंच में से 2 जो मेंबर थे, जस्टिस गुलजार और जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा, उन्होंने नवाज़ शरीफ को नाअहल करार दिया था, जबकि 3 लोगों ने ये कहा, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन थे, जस्टिस अजमत सईद थे और जस्टिस एजाज अफजल थे शायद, कि आप इसमें बनाएं वो एक JIT बनाएं। अब उस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर नून लीग के कायदीन ने जो गुफ्तगू की और जो तारीफ़ों के पुल बांधे उन जजेस के, जिनमें अजमत सईद साहब भी थे, अब ज़रा वो भी खुद उनकी ज़बानी सुन लें। अब ये एहसन इकबाल साहब खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि वो जो हटाना चाहते थे नवाज़ शरीफ साहब को, उनको मुंह की खानी पड़ी है और ये साजिश नाकाम बना दी है। हवाला था 3 जजेस का जिन्होंने उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब को नाअहल नहीं किया था, और उनमें से एक अजमत सईद साहब थे। और आज मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा जो गुफ्तगू फरमा रही हैं अजमत सईद साहब के बारे में, और फिर उनको थ्रेट कर रही हैं, उनको ये कह रही हैं कि वो ख़ुद बेंच से हट जाएं। हमारे पास बहुत सारे उनकी तफसीलात हैं, वो मैं मंजर आम पर ले आऊँगी। एक अजीब सदीक साजिद, ये इससे बड़ी कोई बात हो सकती है कि आप सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज को, जिसको अब हुकूमत एक कमीशन का सरबराह बना रही है, आप उसको ये कहें कि हमारे पास आपकी वीडियोज़ हैं। ये वीडियोज़ जो हैं ये कौन बनवाता रहा, कैसे ये वीडियोज़ आई, ये मामला कहाँ, ये पहले अरशद मलिक की वीडियोज़, नाजेबा वीडियोज़, ये जासूसी का काम, IB यही काम करती रही है इनके ज़माने में, क्या है ये सब? जी बिल्कुल करती रही है। और आपको तो ये भी याद होगा जब ये वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे और इन्होंने GT रोड के ज़रिए मुझे क्यों निकाला वाला एक मार्च शुरू किया था, तो आपको याद होगा उसमें IB के लिए जो गाड़ियाँ ख़रीदी गई थी वो उस काफ़िले के साथ साथ न सिर्फ शामिल थी बल्कि वो कई जगह पे टकराई, क्योंकि मैं ख़ुद उसका हिस्सा था, उसको कवर कर रहा था। तो वो मैंने IB की जो गाड़ियाँ थी वो उसमें वो वसाइल इस्तेमाल होते रहे। और IB के जो उस वक़्त के जो सरबराह थे वो ज़ाहिर है हालिया के वज़ीर-ए-आज़म नहीं भी थे। वो जो आप वीडियोज़ की बात कर रहे हैं, वो जितनी भी टेपिंग नवाज शरीफ को तो यहाँ तक था कि अपने जो वज़रा होते थे, अपना जो MNAs होते थे, इवन के जो स्टाफ के लोग होते थे, उनकी भी टेपिंग जो है वो होती थी। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि वही जज काबिल कबूल है जो हमारे लिए फ़ैसले करे, वही हमें जो कमीशन मंजूर है जो कि इनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो, वही उसी तरह की कमेटियाँ मंजूर हैं जो कि इनकी फ़ैसले को सुने, इनकी बात को सुने, बाकी किसी को ना सुना जाए। अभी ठीक है, आप उनको ऑलरेडी मुस्तरद कर चुके हैं, चले पूरी अपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया, अजमत सईद को कर दिया, एक यक रुकनी उन्होंने कमीशन बनाया, लेकिन इस तरह ब्लैकमेल करना और थ्रेट करना, तो और वो भी सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक जज, और उनकी आपने ख़ुद भी वजाहत कर दी कि उस बेंच में शामिल थे जिन्होंने इनको नाअहल नहीं किया था। और ये तो असरअंदाज कौन हो रहा है? असरअंदाज तो फिर हुकूमत तो नहीं हो रही है, तो फिर आप अपोजिशन असरअंदाज हो रही है। अभी काम शुरू नहीं हुआ, अभी तो चोरी किसने की है, पकड़ी है नहीं पकड़ी, या ब्रॉडशीट का में क्या है, किसका कितना हिस्सा है, वो सारी चीज़ें तो आपने आनी है। तो आपको डर और खौफ जो है वो किस चीज़ का है कि आप जो है वो उससे पहले ही उस कमीशन के ऊपर भी सवालात उठा रही है, उसके सरबराह के ऊपर भी सवालात उठा रही है। नहीं, ये एक सवाल जो बड़ा मैं करना चाह रहा हूँ आपसे। अजमत सईद साहब बतौर जज सुप्रीम कोर्ट में रहे, मरियम नवाज़ साहबा जो बात कर रही हैं कि हम वो वीडियोज़ वो रिकॉर्ड हम ले आएंगे बाहर और आप खुद ही अलग हो जाएं, आप क्या करते रहें, तो बतौर सुप्रीम कोर्ट जज इंटेलिजेंस ब्यूरो से प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब उनकी सर्विलेंस करवा रहे थे। वो वीडियोस किसने बनाई? देखें, वो जज थे सुप्रीम कोर्ट के और पनामा केस में वो तहकीकात कर रहे थे, तो उसके केस की वो समाअत कर रहे थे। अब मरियम नवाज़ का ये कहना कि हमारे पास बहुत कुछ है, हम उसको लीक कर देंगे, हम बता देंगे, आप खुद से अलहदा हो जाएं, ये बड़े सीरियस सवालात हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जी उनकी सर्विलेंस नवाज शरीफ साहब करवा रहे थे, तो किससे करवा रहे होंगे? इंटेलिजेंस ब्यूरो से करवा रहे होंगे या कोई अपनी इन्होंने प्राइवेट कोई एजेंसी हायर की होगी। तो ये तो बड़ा संगीन, इस माजी में इस इल्ज़ाम पर तो हुकूमतें गई जज गुफ्तगू टेपिंग के हवाले से,
तो फैसले मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। मैं आपको बताऊं समी साहब के 6 अरब रुपए से इन्होंने गैजेट्स मंगवाए थे अपने दौर में आईबी के लिए, कि जनाब अगर हमारी कोई मॉनिटरिंग करता है तो उस नकारा जो है वो किया जा सके, और इस तरह की चीज़ों को जो हम किसी की मॉनिटरिंग करवाना चाह रहे हैं। दूसरी बात यह कि मरियम नवाज साहबा ने तो अरशद मलिक के हवाले से भी कहा था कि वीडियो नंबर 2 भी है, 3 भी है, 4 में तो अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन वो इसका भी जिक्र करती रही। अभी ये अजमत सईद वाले इशू पे आ गई हैं, अगर वो ये बात कर रही है तो मेरे ख्याल में ये बातें ज़्यादा हैं। इस किस्म की कोई वीडियो हाँ टेप की हद तक या व्हाट्सएप की हद तक हो सकता है कि कोई हो, वो भी आईबी की जानब से ही होगी। वो अरशद मलिक की तो आईबी की जानब से नहीं ना, प्राइवेट तो उनके अपने लोग थे जो गए थे वहां से, तो अरशद मलिक की तो आईबी ने ना की थी, वो तो उनके अपने लोग थे। और अभी भी आप किस बुनियाद पे कह सकते हैं कि वो आईबी ने की? और नहीं, वो तो उस वक्त की बात कर रहे हैं जब ये जज थे सुप्रीम कोर्ट के, जब वो ये बात कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो कह रही है कि हम वो हर चीज हम सामने ले आएंगे, आप क्या करते रहे हैं और आप इससे बेहतर है हट जाए। शहबाज, ये तो एक बड़ा सीरियस एलिगेशन है, इट नीड्स इन्वेस्टिगेशन। आप ये कैसे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की आपने सर्वेलेंस की है? बिल्कुल सर, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और ये हुकूमत का काम है, क्योंकि ये एक रुकनी जो कमीशन बनाया है, और वज़ीर आज़म ने तो यहाँ तक कहा था कि किस कमीशन में अगर हमारे अपने लोग भी मुलव्विस हैं, क्योंकि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि कुछ लोगों ने कमीशन की डिमांड की थी उनसे, जो ब्रॉडशीट के सरबराह हैं, तो उसमें वज़ीर आज़म कहा हमारे अपने लोग मुलव्विस हैं, उनकी भी सामने आ जाएगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने पहले की है कि ये वही लोग हैं कि जब 2 जजेस ने कहा था कि नाअहल करो और 3 ने कहा कि GIT बनाओ, तो एक बड़ी मशहूर तस्वीर थी जिसमें मरीम नवाज़ दरमियान में है, एक साइड पर नवाज शरीफ है, एक पर शहबाज शरीफ है, और वो तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी कि जी अब इन्होंने सोचा था कि शायद ये पहले की तरह GITs हैं और शायद जस्टिस क़य्यूम की तरह जिस तरह लोग अपनी कर लेते थे उसी तरह के फैसले हम खुद करवा के, और शायद अब भी GIT में वही निकलेगा। लेकिन शहबाज, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, जब मैं ब्रेक से वापस आती हूँ अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा और कोशिश करेंगे पिक्चर की आप बात करें वो भी हमें मिल जाए। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन का, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी शहबाज, अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। जो मरियम साहिबा ने कहा कि मज़ीद वीडियोस हैं और टेप्स हैं उनके पास, देखें ना, ये बिल्कुल हुकूमत को इस बात की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और देखें, मैंने जैसे पहले कहा कि वज़ीर आज़म ने तो ये कहा है कि इसमें अगर हमारे लोग भी मुलव्विस हुए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। यानी कि आपको पहले से डर है, वो तो इन्वेस्टिगेशन होनी है 3 अदवार की। मुशर्रफ का अदवार है, उसके बाद जरदारी का है, फिर नवाज शरीफ का, और उसके बाद 2 साल इनके अपने भी हैं। तो इन्हें डर खौफ पहले ही आ गया, और एक रुकनी बेंच है और वो जज, यानी कि अगर इनकी अपनी पसंद का जज होता तो शायद फिर ये कहते हैं कि ठीक है। लेकिन जिस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट के मौजूद मोतबर साबिक जज के बारे में की गई हैं वो इंतहाई काबिल मजम्मत हैं, और वज़ीर आज़म को इस बात का, हुकूमत को इस बात का फौरी तौर पर जो है वो नोटिस लेना चाहिए। और मेरा ख्याल है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बनती है। समी साहब उस पर जो है वो तजिया कर देंगे। ये मतलब जो इनके हक़ में जो चीज़ होती है मुस्लिम लीग नून के, मरीम नवाज़ साहिबा के, तो वो इनको बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जो कोई अगर इनको डर खौफ, यानी कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई, अभी तो TORs बनने हैं। TORs बनने के बाद 45 दिन मिलेंगे, उस 45 दिन में तहकीकात होंगी, उसके बाद उन लोगों को बुलाया जाएगा जिनके केसेस बंद हुए या जिस तरह भी हुए, जो लोग इन्वॉल्व थे। इससे एक बात तो नज़र आ रही है कि मुस्लिम लीग नून को ये डर खौफ ज़रूर है कि ब्रॉडशीट का मामला भी इनके लिए आसान नहीं है। क्योंकि देखें, उसकी एक वजह है, ये फैसला आया था जिस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, और फिर उससे पहले जो भी गुफ्तगू हुई और जिस तरह से बचाने की नामों की कोशिश की जा रही थी वो तो इन्हीं के ज़माने में था। इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई तो उन्होंने तो ब्रॉडशीट के हवाले से जो फैसला था उसको चैलेंज किया था, लेकिन लंदन की अदालत ने जो इन्होंने अपील की थी उसको तस्लीम नहीं किया, और फिर जो पैसे निकाले गए पाकिस्तान हाई कमीशन के अकाउंट से वो एक कोर्ट के ऑर्डर की वजह से निकाले गए। तो इसलिए ये जो सारा मामला है, जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें या पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत है या मुस्लिम लीग नवाज का दौरे हुकूमत है, तो इसलिए तहरीक इंसाफ का तो इसमें नाम ही नहीं है। ये तो एक इनका जो अपना स्पिन फैक्ट्री है, जो एक मीडिया में मसलन जैसे मरियम औरंगज़ेब साहब आती हैं लाल पीली होके, एक फजूल सा वो उन्होंने रटी हुई एक चीज़ होती है उसको वो बोलने लग जाती हैं, और बिल्कुल कोई अपनी यानी सवाल भी किसी के वो सुनना पसंद नहीं करते। तो वो तो एक जैसे इनकी एक हुसैन हक़ानी साहब का एक फ़लसफ़ा था जो गोएबल्स का था कि इतना झूठ बोलो, आप इतना झूठ बोलो कि लोग उसको सच समझने लग जाएं। अब ये चोर मचाए शोर वाली बात है। एवंस फील्ड इनके, पैसे इनके, मनी ट्रेल इनके पास नहीं,
लेकिन ये क्या कह रहे हैं, नालायकों और चोरों की हुकूमत। यानी इन्होंने जो इन पर जो बात थी वो पीटीआई को सुनाने की पिक्चर भी कोशिश आ कर गई रहे है, हैं। चलाएं जरा वो जी जी, वो पिक्चर आप बड़ी मशहूर ज़माना पिक्चर है, उसको चलाएं, जिसमें ये लड्डू खा रहे हैं और उस वक्त अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती थी इनमें से किसी को, और ये कह रहे थे कि जनाब बड़ा अच्छा फैसला हुआ। अब ये देखें, ये अभी जो इस वक्त इल्ज़ाम लगा रही हैं, बीच में खड़ी हैं, चेहरे से मुस्कुराहटें देखें, क्या मुस्कुराहट है माशाल्लाह, अल्लाह ताला। अब उस वक्त पता नहीं था कि बाद में की होना है साढ़े नाल। तो ये अब आप देख लें सदीक साजिद साहब। लेकिन एक बात और भी है समी साहब कि आज जिस जगह पे वो गई हैं खोखर बरादरान के पास इज़हार यकजहती के लिए, एक तरफ तो वो उसके 38 कनाल अराजी जो है वो कहा गया जी वो गैर कानूनी थे, उस पर कब्ज़ा किया गया था, और इज़हार यकजहती के लिए जाती है। उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं एक नहीं है, 3 केस भी उन खोखर बरादरान को वो भुगतना पड़ते हैं। अफजल खोखर के ऊपर भी है, सैफ अल मुल्क खोखर के ऊपर भी केसेस हैं, एंटी करप्शन भी कार्रवाई कर रही है। उनके पास जाना जिनके ऊपर इल्ज़ामात न सिर्फ हैं बल्कि अदालतों में चल रहे हैं, और फिर कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो हुकूमत की कार्रवाई है, इसके ऊपर भी ज़रा तो आप कमेंट करें ना जी। नहीं, इसके ऊपर हम कमेंट इसलिए नहीं कर सकते कि इसमें आ गई है लाहौर हाई कोर्ट, और हम अदलिया का बहुत मैं बिल्कुल इस पर मैं बात नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए कि चेयरमैन पैमरा जो है एक बड़ा झूठा और मक्कार आदमी है, और वो इसी इंतज़ार में बैठा होता है कि बस वो अदलिया के साथ हमें पिच करे। इसलिए मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट, पॉलिटिकल एंगल की वजह से बात इसका कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है, चोर चोरों के साथी हैं, इसका पॉलिटिकल एंगल सिर्फ यही है। लेकिन मैं बड़ी सख्ती से ये बात करना चाहता हूँ कि हम अदलिया के वकार का बहुत एहतराम करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, इसलिए हम इस केस के हवाले से बिल्कुल उस वक्त तक कोई जिक्र नहीं करेंगे जब तक कोई इसका फ़ैसला नहीं हो जाता। अच्छा जी, अब आपके पास एक और भी कहानी है जो आप जो हमारे डेंटिस्ट प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, उनके हवाले से। वो वैसे तो मैं तो उनके स्टाफ पर भी हैरान हूँ। वो पता क्या करते हैं, बस 15-20 दिनों के बाद अपने जो पसंदीदा जो लोग हैं उनको बुलाते हैं, उनको खाबे खिलाते हैं। वज़ीर आज़म बेचारा चाय पीता है, बिस्किट भी नहीं खिलाता, इधर खाबे खिलाए जाते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें पिलाई जाती हैं, और तस्वीरें खिंचा के तो पता नहीं उसको एक बड़ा इवेंट बनाने की कोशिश करते हैं। सदर साहब को यकीन दिलाते हैं तुसी बड़े ज़बरदस्त, तुहाडी बड़ी इंपॉर्टेंस है और आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और ये बात आप करते रहें। और दूसरी जो बहुत ज़्यादा जो विज़िटर है वहाँ पर, वो कशमाला तारिक साहब भी हर दूसरे हफ्ते वहाँ पे पहुँची होती हैं, बड़े केसेस की तफसील लेके जाती हैं। उनके स्टाफ तो यही बताता है। बाकी भी एक इल्ज़ाम है ना जी, वैसे 12 करोड़ वाला कशमाला, वो 12 करोड़ का तो अब नैब उनसे पूछेगी, लेकिन भाई बड़े ताकतवर लोग जो हैं वो इस वक्त मैदान अमल में हैं, और वो चाहते हैं कि कशमाला साहबा को कुछ भी ना हो। और कशमाला साहबा भी कहती हैं कि लग पता जाएगा। तो अभी तक तो नैब को इतनी हिम्मत नहीं हुई ना, अभी तक इतनी हिम्मत नहीं हुई नैब को। आप तो कहते हैं नैब आजाद है उनसे, अगर हिम्मत नहीं, मैं आप कितनी दफे शो में कह चुके हैं, और अगर वो सदर की ऑफिस जाती हैं, मैं कह रहा हूं कि मैं हिम्मत की बात कर रहा हूं। बुलाते होंगे ना। नहीं, मैं आप कह रहे हैं एक आजाद अदारे में हिम्मत नहीं है, आप तो भड़क जाती है ना। नून लीग का आपने बात ऐसी की नहीं, हिम्मत की, एक आजाद इदारा है वो। और शहबाज गिल ने पिछले दिनों ट्वीट किया है कि इनको जवाब देना पड़ेगा कि 12 करोड़ उनके। तो शहबाज गिल साहब कह रहे हैं ना, अभी तक तो नैब तर्जुमान तो है ना जी, नैब में वज़ीर के मामले खुसूसी तो है ना जी। सॉरी, माजरत, माफी दीजिए। नैब ने अभी तक कशमाला तारिक साहबा को नहीं बुलाया। सही। और मेरा नहीं ख्याल कि उनको मुस्तकबिल करीब में कोई बुलाने का ख्याल भी है, इसलिए कि नहीं तो फिर उसकी 12 करोड़ की पता कैसे चलेगा? बस 12 करोड़ का मुझे नहीं पता कैसा पता चलेगा, इसलिए कि बस इसलिए कि अल्लाह ताला हम पे रहम करे। वैसे तो अच्छा, अलवी साहब की आप बात करें, छोड़े कशमाला, ये जो बहुत ताकतवर लोग हैं ना इस मुल्क के, उनके बारे में बात करना बंद करें आप। आजकल वो नकल कर रहे हैं इमरान खान की, कि जिस तरह वो बैठ जाते हैं ना वज़ीर-ए-आज़म हाउस के लान में और मीटिंग्स होती हैं, तो फिर अलवी साहब ने उनको नकल करना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने खुसूसी तौर पे इस किस्म का वो फर्नीचर था नहीं, मंगवाया गया। हालांकि फर्नीचर की और इस तरह की चीज़ों की ख़रीदारी पे पाबंदी है। तो वो आप उनकी जो तस्वीर वीडियोस देखें, जब मुलाकातें कर रहे थे गवर्नर इमरान इस्माइल से, ये जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं PTI के सैफुल्ला नियाजी साहब, और बहुत से लोग जो उनसे मिलने आते हैं। क्या वैसे उन मीटिंग तो वो लान में वो भी बैठते हैं, सुनता है उनकी बात वैसे। वो हाँ जी, और वो तस्वीर खिंचवाई जाती है। अब हो ये रहा, ये देखिए कि कितना ये जुल्म। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी
एक तरह का अंधेरे में रख कर कि हमने जी ईवान सदर का बजट कम कर दिया। ईवान सदर का आपने बजट अपना तो कम नहीं तो भाई किया। वहां पर वो जो सारे इंफॉर्मेशन के लोग हैं, पीआरओज हैं, वो सारे जो भर्ती किए हुए निकम्मे नालायक लोग, उन सब लोगों को निकालें। जी बिल्कुल। और एक रखा जी इन्होंने पब्लिक और एक रखा जी पर्सनल जी पर ईवान सदर का जाती अखराजात की तो ये हद है कि रात को निकलते हैं हर दूसरे तीसरे दिन और एक F10 में या किसी और जगह पे जाते हैं, खाने छाने जो है वो खाते हैं और उसका बिल लाकर जो है वो जमा करा दिया जाता है वहाँ पे, फिर वो देना पड़ता है सरकार के ख़जाने से। जुल्म ये किया जिसकी वजह से मैं समी साहब आपकी तवज्जो चाहता हूँ, क्योंकि हम भी सब भी गरीब आवाम की बात करें, मुलाजिम बेचारे के पास और क्या होता है। एक इनको सहूलत हासिल थी समी साहब के, जब किसी की शादी होती थी मुलाजिम की या उसकी बच्ची की शादी होती थी या किसी को मुलाजिम कोई फौत हो गया या उसका बेटा बेटी फौत हो गया तो 50,000 रुपये उसको ग्रांट मिलती थी। इन्होंने आकर वो बंद कर दी। इतना बड़ा इन्होंने ये जुल्म किया, उस ग्रांट को इन्होंने आकर बंद कर दिया। 50,000 रुपया आपने अपनी जेब से देना है इस वजह से कि मैं अखराजात कम कर रहा हूँ। तो अपनी रोटी का नहीं करते ना जी, अपनी रोटी नहीं कम की। ये सुनिए, दूसरी बात सुनिए, आसफ जरदारी के दौर से एक वक्त का खाना मुलाजमीन को बेचारों को जो छोटे मुलाजमीन वो फ्री मिलता था, बंद कर दिया कि जी मैंने जी वो करनी है जी कफ़ायत शारी करनी है, वो बंद कर दिया। उसके बाद इनकी जो मुलाजमीन ऐसे मुलाजमीन समी साहब जो कि वक्त से ज़्यादा बैठते थे, लेट ड्यूटी बैठते थे, उनको एक तनख्वाह के साथ अलाउंस भी मिलता था, वो अलाउंस भी ख़त्म कर दिया। अपना अलाउंस कोई कम नहीं किया, मुलाजमीन का कम किया, बड़े अफसरान का भी कम नहीं किया। इन मुलाजमीन छोटे मुलाजमीन ग्रेड 1 से 16 तक का वो कम कर दिया। स्टाफ की गाड़ी बाज़ का जो लेट जाते थे उनको स्टाफ की गाड़ी छोड़ आती थी ईवान सदर की, वो गाड़ी की सहूलत भी उनसे वापस ले ली कि आप अपने खर्चे पे जो है वहाँ पे जाएं। क्योंकि बाज़ वो ऐसे रूट है जिसकी जगह पे वो गाड़ियाँ जाती भी नहीं है, लेकिन वो जो सहूलत थी वो भी इन्होंने वापस ले ली। और 597 मिलियन इस रवा माली साल 2020-21 का बजट है और ये कह रहे जी पहले मैं 992 से 597 पे ले आया हूँ। कहा गया कि ज़ाती अखराजात में कमी की है, ज़ाती अखराजात में कोई कमी नहीं है। इन मुलाजमीन के जो अलाउंसेस हैं उनके में कटौती समी साहब की गई है। और ख़ुद मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो मीटिंग्स करनी होती हैं अलवी साहब ने लॉन में बैठते हैं, वो जो आप पहले बात कर रहे हैं ना, आपने मेरी बात सुने बगैर खुद ही वजाहत कर दी कि वो कुर्सियाँ उठा के इधर करना उधर से करना, वो ये हो रहा है। आप देख लें उनकी जो मीटिंग होती है उसकी फ़ोटो जो तस्वीर है ना, वो कुर्सियाँ उठा के इधर हो रहा है। तो और बाकी तो वो पता नहीं, मैंने देखा कई चमार जो है ना उनको बुलाया होता है, तस्वीरों में नज़र आ रहे होते हैं, खाते पीते इधर उधर तस्वीरें बना के फेसबुक पे चला रहे हैं। एक और सुनिए, आपने कोई इवेंट करना है, ये सुनिए, ये हो चुका मेरे बहुत से दोस्तों के साथ, तंजीमों के साथ, आपने कोई इवेंट करना है, कोई क्रिसमस का किसी और का, तो आपको उसका अब ईवान सदर सिर्फ आपको जगह देगा, आप ये चाय भी नहीं पिलाते, वो उसका खर्चा चाय का और बिस्किट का वो भी जो मुंतजमीन होंगे उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं होता था। ईवान सदर पे और बात करते हैं, जरा ब्रेक लें। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आते हैं मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, सदर साहब पे बात आप सदीक साजिद साहब बता रहे थे। एक मैं क्योंकि वो आजकल पैमरा वाले वो हम पे बहुत ज़्यादा मेहरबान हैं, तो मैं एक चीज़ की वजाहत समी साहब कर दूँ। इनके तर्जुमान हैं ईवान सदर के अख्तर मुनीर साहब। ये जो मैंने तफसीलात बयान की, इसके ऊपर इनका मौक़िफ़ जानने के लिए मैंने इनको 3 मरतबा कॉल की, उन्होंने मेरी कॉल अटेंड नहीं की। मैंने इनको व्हाट्सएप भी किया, यही चीज़ें व्हाट्सएप की कि ये आपकी चीज़ें हैं, इसके ऊपर आप अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो वो दे दें। लेकिन उन्होंने देखने के बावजूद भी इसके ऊपर ना रिंग बैक की, ना अपना जो है मौक़िफ़ दिया। लेकिन इसके बावजूद जो हमारा जो सोर्स है वो हम उसके ऊपर जो है वो इसके बावजूद का हमारी खबर है, वो जब भी चाहे इसकी वजाहत कर सकते हैं। लेकिन वही मैंने कहा ना कि वो नकम्मे तरीन लोग हैं, सदीक जवाब देना भी गुजारा नहीं करते। लेकिन आप वाली बात सही है ना जी, वो 2-4 लोगों को बुलाते हैं, चमारों को। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ, चमारों को बुलाते। मैंने तस्वीरें देखी हैं फेसबुक पर, ये शुगल सोसाइटी के लोग उनको खाबे खिलाने और पता नहीं वो अपने आप को क्या समझते हैं। मैं तो इस पे हैरान हूँ। और मुझे एक और बात भी पता चली, वो जो रात को जाते हैं ना सदर मुमलिकत अपनी अहलिया के साथ, हाँ जी, खाना पीने खाने के लिए, खुद कहते हैं कि मैं निकल जाता हूँ रात। अच्छा, वो क्या करते हैं, मुझे ये भी एक बड़े रिलायबल सोर्स ने बताया कि वो गाड़ी जा रही है, खाली सड़कें हाथ हिलाते रहते हैं। वो दरख्तों को देख के समझते हैं ये बंदे हैं। यानी उनको पता नहीं किस चीज़ का
और ऊपर से ये इतने निकम्मे और नाहल उन्होंने अपना स्टाफ रखा हुआ है, ये वो उसका मजा ही इतना होता मैं है। आपको बताऊं, मैंने जिससे भी पूछा ना, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के जो निकम्मे तरीन लोग हैं ना, जी जी, और ख़ास तौर पर इस वक्त जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है ना, मोहतरमा है, खातून है, इसलिए मैं अभी आज उनके बारे में कुछ नहीं कहता। ये उनको सोचना चाहिए था, ये उनका काम था कि सदर साहब को वो टीम दें जो थोड़ा कम अज़ कम को अकल की बात कर सके, या जैसे आपने कोई सवाल भेजा उसका जवाब दे सके। और आपने गरीब लोगों के वहाँ पर मुलाजमीन के अलाउंस बंद कर दिए। आप झूठ बोल रहे हैं कि आपने अपना तो कोई आपने अलाउंस कम नहीं किया। अच्छा, कितने अंडे खाते हैं सवेरे सदर साहब को पता किया आपने? आमलेट, टोस्ट और पता नहीं क्या कुछ खाते हैं। बेहतरीन होता है सर, नाश्ता बेहतरीन, खाना लंच बेहतरीन, डिनर बेहतरीन, लेकिन इसके बावजूद बाहर चले जाते हैं। फिर बाहर चले जाते हैं, तोतों के पिंजरे, पता नहीं किस चीज के पिंजरे। हालांकि बहुत सारे लोग जो हमारे सदर में काम करते हैं वो इस काबिल हैं कि उनको बंदा पिंजरे में बंद कर दे। बड़े एक्सपेंसिव किस्म के बेचारे। ऐसा ही है जी। शहबाज साहब लगे होंगे उनके, ये वज़ीर आज़म इमरान खान कभी आए हैं हमारे सदर? वज़ीर आज़म उस वक्त आए थे जिस दिन ये सऊदी वली अहद जब आए आए थे। वो तो बाहर के लोग आए हो तो आते हैं ना। वैसे कभी उन्होंने शर्फ़े मुलाकात बख्शा वज़ीर आज़म ने? मेरा ख्याल है एक आधी बार शायद इन 2 सालों में गए हैं। मोस्टली तो बाहरी मुलाकातें होती हैं। वज़ीर आज़म साहब के नॉलेज में ये बातें नहीं हैं, और आपके इस प्रोग्राम्स की वसातत से आज उनके नॉलेज में बातें आ जाएंगी। और जिसका आप तब्दीली की बात करते हैं, आपने गरीबों का अलाउंस बंद कर दिया, आपने उनकी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी, आपने उन गरीबों को एक टाइम का जो खाना था वो बंद कर दिया। बचत के नाम पर अपने खाबे आपके जारी हैं, अपने खाबे भी जारी अपनी आपकी तकरीबात जारी हैं। और दूसरा, आप ऐवान सदर को उधार देने शुरू कर दिया आपने। ये बड़ी एक कमाल बात है जो सदीक साजिद ने बताई कि जी आए तकरीब करें उधार ऐवान सदर। ये शादी हाल बन गया ऐवान सदर, तो इसको वैसे किराए पे चढ़ा दें, इनको कराची भेज दें, अपने घर में प्रोटोकॉल दें। नहीं, वो कल कबीना में डिस्कस हुआ ना जी, सकूक बांट के ऊपर ऐवान सदर को भी एक ने तजवीज़ दी, उन्होंने इसको गिरवी रख दें। वो अगर वज़ीर आज़म कर देते तो ज़्यादा अच्छा था। उसको रख दे, फिर उसके बाद कुछ ये शीरी मज़ारी की तजवीज़ थी। उन्होंने कहा था कि ये जो F9 पार्क अवामी पार्क आप रख रहे हैं गिरवी, इससे बेहतर ये है कि ऐवान सदर वहाँ पे ना कुछ करना होता है ना कुछ है। अलीना ने एक पॉइंट उठाया है कि क्या ये तजवीज़ थी कि सदर समेत गिरवी रख दिया जाए? कोई ऐसी बात हुई? कोई नहीं ऐसी 60 करोड़ का बजट है, मुझे बताइए 60 करोड़ में क्या करते हैं? ये पूरा साल का 60 करोड़ 60 करोड़ का बजट है, क्या करते हैं? आपको पता है? ये जो बात कर रहे हैं, तोते पिंजरे, ये सीढ़िए और लान शान उधर बैठ इनके खाने का बिल निकालने सारा पता चलेगा कितना कितना बिल होता है। चले वो भी ले आएंगे, वो तो डॉक्यूमेंटेड चीजें होती हैं, वो रसीदें तो मिल जाएगी आराम से जहाँ पे जाते हैं F9 में। बड़ी अजीब ये आपने मतलब ऐसी बात कही है कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि अभी मजीद बंदा क्या इस पे रिएक्ट करे कि अगर आपकी छुरी आपने गिराई है, किसी के गले पे फेरी है, तो वो उन बेचारे गरीब मुलाजमीन पर जो पहले चाहते हैं कि कोई उनकी दादरसी हो, जो पहले ये चाहते हैं कि उनका कुछ तनख्वाहों में इजाफा हो ताकि उनकी अपनी जो ज़िंदगी है। और प्राइम मिनिस्टर को ये दिखाया जा रहा है कि मैंने किफ़ायत शारी की है, ऑस्टेरिटी मेजर ली है, और मैंने इतना बजट था, मैंने इतना जो है वो कम कर दिया है। तो वो कम किस पे किया? अपने पे तो नहीं किया। वो जो आप बात कर रहे हैं उन बेचारे गरीब मुलाजमीन पे। अच्छा, आप ऐवान सदर के पीछे आपको यह मालूम है उसके अंदर ही एक मुलाजमीन की कॉलोनी है, बिल्कुल। उसकी हालत जाके देख लें, उसकी रेनोवेशन, उसमें जिस तरह लोग रह रहे हैं, ठीक है गैस बिजली पानी उनको मिल रहा है, लेकिन उन क्वार्टर्स की जाके आप हालत देख लें, और साथ ही आगे ऐवान सदर की जो बिल्डिंग है उसको देख लें। और सर उसके सामने जो कच्ची आबादी है, आप वहाँ देखें किस जगह पे वो बना हुआ है, और वहाँ पर कोई किसी किस्म की सहूलत नहीं है सिवाय 2 पुलिस वाले खड़े हुए हैं, और अंदर उनकी जो हालत है वो बहुत बुरी है। एक इन्होंने ऐलान किया था कि मैं पूरा ऐवान सदर है उसको सोलर सिस्टम पे ले आऊँगा, 1 साल पहले अनाउंस किया सदर साहब ने। वो जो इंजीनियर लेकर आए थे वही दौड़ गया। वो क्यों दौड़ गया? उसका भी खाना पीना बंद कर दिया। तो ज़ाहिर है जब कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके साथ जो मामला नहीं बने तो वो चला गया। बहरहाल बड़े ये एक अजीब अफसोसनाक बात है। अच्छा शहबाज, ये बताइए कि अपने प्रोग्राम के आगाज़ में ये जो सारी बात हुई जिसमें लोगों ने अपना पूरा रिएक्शन दिया और सारी बात हुई, सेनेट के इंतखाबात के हवाले से चले ये बात तो आ गई कि जहांगीर तरीन साहब को रखें, ये रखें, वो रखें। जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बनाया गया है, उनको टीम का लीडर बनाया वहाँ पर, और वज़ीर आला साहब उनको असिस्ट करेंगे। और इसके अलावा जो वज़ीर आला पंजाब के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें आ रही हैं, कुछ लोग उन पर इज़हार एतमाद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो PTI के, दूसरी जानिब नून लीग के जो लोग हैं वो उनसे मिल रहे हैं आके। ये एक बड़ी अजीब बात है। अच्छा, ये मैं एक चीज़ और भी ऐड कर दूँ, जो नून लीग के नाराज़ अरकान हैं वो उस्मान बुज़दार से मिल रहे हैं, और जो PTI के नाराज़ अरकान हैं वो परवेज़ इलाही से मिल रहे हैं। इस पर कोई
ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है, कुछ ये भी पार्लिमानी पार्टी में किसी लेवल पर ये डिस्कशन हुई? बिल्कुल, ये इस पर डिस्कशन हुई है। और वज़ीर आज़म ने जब सेनेट इलेक्शन से मुतालिक पूछा कि तैयारी कैसी है, क्योंकि उसमें इत्तेहादी जमातों के लोग भी थे, उनसे जो सीट एडजस्टमेंट की बातें हैं वो तो ऑलरेडी हो चुकी हैं कि मुस्लिम लीग काफ को पंजाब में एक सीट दी जाएगी। कामल अली आगा साहब कामल अली आगा साहब हैं। कामल अली आगा इज अ गुड चॉइस एक्चुअली, ही इज अ गुड सेनेटर। बिल्कुल। और जो MQM हैं उनको मुतवक्के तौर पे वो 2 सीटें सोच रहे हैं कि सिंध के अंदर उनको भी मिल जाएंगी, तो उनके साथ वो सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है। लेकिन इंपॉर्टेंट पंजाब में है, जिसमें अभी जो कि आज भी एक मोहम्मद अरशद जो कि रुकन असम्बली है मुस्लिम लीग नून के, वो उस्मान बुज़दार से मिले हैं और उनकी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया है। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन इमरान खान मुतमईन शायद इसलिए हैं कि चूँकि उन्होंने लीडर एक ऐसा बनाया है जिससे उनके अगर नाराज़ रखें तो वो उनको संभाल लेंगे। यानी चौधरी परवेज़ इलाही, इसमें कोई शक नहीं कि वो पंजाब की सियासत, खानदानी सियासत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और उन्होंने बरादरी की सियासत को, बरादरी की सियासत को। इसमें एक बंदा जो नाराज है इस वक्त, उस पर गौर खौज कीजिएगा, वो चौधरी सरवर है जो सारी इस गेम से बेचारे साइड लाइन कर पंजाब के गवर्नर। जी, पंजाब के गवर्नर। और सर आपको याद होगा कि चौधरी सरवर उस वक्त सेनेटर बने थे जब तहरीक इंसाफ की सेनेट में पोजीशन नहीं थी पंजाब से, सिर्फ 35 इनके वोट थे और 43-44 चाहिए थे। वैसे मैं ज़ाती तौर पर मुझे पता है कि चौधरी सरवर गवर्नर नहीं बनना चाहते थे और वो एक एक्टिव रोल लेना चाहते थे काबीना में, पॉलिटिकल रोल चाहते थे, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस बहुत है और वो एक नीट एंड क्लीन जो पॉलिटिक्स होती है ना, काम करने की, लोगों के मसाइल हल करने की, पार्टी को ग्रास रूट लेवल पर ले जाने की। बल्कि मुझसे उन्होंने कहा भी हंसते हुए कि मुझे मेरी वाइफ ने कहा है कि वास्ता खुदादा उन्हें दोबारा गवर्नर हाउस च न जाया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर ने उनको उसी ओहदे के लिए चुना और फिर उनके पास कोई चारा नहीं था इसके अलावा कि वो उस गवर्नरी को संभालते। उनके दिल में ये ख्वाहिश थी कि वो कुछ ज़्यादा अमली किरदार अदा करें पाकिस्तान की सियासत में। जो कुछ उन्होंने लंदन से सीखा वो यहाँ पर वो लेके आए। ये बात तो पानी के हवाले से काम कर रहे हैं मेरे ख्याल में, और पानी के हवाले से काम भी बड़ा किया। फाउंडेशन जो उन्होंने बनाई है तो उसका वो काम वो कर रहे हैं। सिलाई कढ़ाई है तो खवातीन की मदद करना है, बल्कि वो सीधे हो गए थे सारे ब्यूरोक्रेट्स के साथ। पार्लिमानी सियासत में सर वो अपना रोल प्ले करना चाह रहे जब सेनेटर बने थे। और जिस वक्त 2018 में उनकी हुकूमत बनी थी PTI की, समी साहब एजाज चौधरी का भी पता करें। चलिए ठीक है जी, प्रोग्राम में जो हमारा वक्त है वो खत्म हो गया। आज के प्रोग्राम से हम सबको इजाजत दीजिए। अपना बहुत खाना सा वाली हरकतें शुरू हो गई इनकी। खैर जी, हम सबको इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।